तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ से। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। प्रसंग देख लेते हैं। राष्ट्र के उत्थान के लिए यह परम आवश्यक है कि हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और को अधिक सुंदर और कल्याणप्रद बनाने के लिए करें। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र के उत्थान के लिए क्या आवश्यक है कि हम जो हमारे पास्ट में जो हमें ज्ञान अर्जित हुआ है उसका हम यूज़ हम आज करें और अपने भविष्य को ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा लाभकारी बना सके। अतीत हमारे लिए भार ना बने, अपितु वह हमें शक्ति और सबल दे, तभी हम राष्ट्र की प्रगति कर सकते हैं। यदि हम अपने पास्ट को एज अ बर्डन अपने शोल्डर पे लेकर चलेंगे तो वो क्या है, बर्डन ही भर के रह जाएगा। लेकिन यदि हम अपने अतीत से मिले सबक या ज्ञान को अपनी शक्ति बना लें तो हम राष्ट्र की प्रगति भी कर सकते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि हमें पूर्वजों से धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ उत्तराधिकार प्राप्त हुआ है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम गौरव एक पर्व के साथ उसे धारण करें और अतीत के इस दाय का उपयोग वर्तमान को सुंदर और कल्याणकारी बनाने के लिए करें। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि राष्ट्र का उत्थान तभी होता है जब हम अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान में या अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। भावी प्रगति का यही सबसे सुगम मार्ग है। जिस देश में भूतकाल वर्तमान के लिए बोझ नहीं बनता, उसकी प्रगति नहीं रुकती। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने पास्ट को यानी भूत को वर्तमान का बोझ न बनाए। हमारा अतीत ज्ञान हमारा सबल बने, हमारी शक्ति बने, तभी हमारा वर्तमान और भविष्य सुखद, सुखमय, आनंदमय हो सकेगा। हम उस राष्ट्र का अभिनंदन करते हैं जो अपने इतिहास से सबक लेता है, अपने अतीत के ज्ञान का उपयोग वर्तमान और भविष्य के संवारने में करता है। राष्ट्र के संवर्धन का यही स्वाभाविक एवं सुगम मार्ग है। यह बात हमें भलीभांति समझ लेनी चाहिए। तो हमें लेखक कह रहा है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि अपने जो भी पास्ट में हमें सबक मिला है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुए, उनका हम उपयोग अपने आने वाले कल के लिए करें या फिर प्रेजेंट में करें, ना कि उसको बोझ बना के अपने शोल्डर पे बर्डन की तरह लेकर चलते रहें। हम लेखक कह रहा है कि हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने बीते हुए कल से सबक लेकर आगे बढ़े, अपने भविष्य को सुंदर बनाए, ना कि उस राष्ट्र का हम स्वागत करेंगे जो अपने पास्ट को बर्डन या बोझ बनाकर अपने कंधे पर लाद कर चलता रहे। इसके साहित्य सौंदर्य देख लेते हैं। लेखक का मत है कि भूत हमारे लिए बोझ ना बने, अपितु वह हमारी शक्ति बने, तभी हम राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। वही बात आ रही है कि हमें अपने भूतकाल के सबक या फिर ज्ञान को अपने आने वाले दिन के लिए या फिर आज के लिए शक्ति बनाए, अपना एज अ मोटिवेशन ले, तभी हम अपने राष्ट्र का उत्थान कर सकेंगे। अतीत और वर्तमान के समन्वय पर जोर दिया गया है। जो जातियाँ अपने इतिहास से सबक नहीं लेती उनका नामो निशान मिट जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते उनका नामो निशान मिट जाता है। लेखक यह व्यंजित करता है, भाषा शुद्ध, पनिष्ठ, खड़ी बोली। आइए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के सप्रसंग व्याख्या के बारे में। तो एग्जाम में कुछ इस तरह से भी पैराग्राफ पूछे जाते हैं, एक लाइन दे दी जाती है और उनकी आप संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। तो संदर्भ प्रस्तुत सूक्ति जो एक लाइन आती है उसे हम सूक्ति कहते हैं और जो एज अ पैराग्राफ आती है उसे हम गद्यांश कहते हैं। तो यदि इस तरह से एग्जाम में आए तो आपको लिखना है प्रस्तुत सूक्ति, ना कि गद्यांश। हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तुत सूक्ति राष्ट्र का स्वरूप नामक सांस्कृतिक निबंध से ली गई है। इस निबंध के लेखक हैं प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं साहित्य मनीषी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। यह निबंध हमारे पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा में संकलित किया गया। यदि आपको प्रसिद्ध पुरातत्वविद एवं साहित्य मनीषी याद करने में दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं प्रसिद्ध निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर प्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। चीज़ों को जितना इजी और शॉर्ट रखेंगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी।
लेखक का विचार है कि जो व्यक्ति बिना मातृभूमि को जाने हुए राष्ट्रीयता की बात करते हैं वे वस्तुतः राष्ट्रप्रेमी नहीं है। पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई राष्ट्रीयता ही टिकाऊ होती है। तो लेखक कह रहे हैं कि जो अपनी मातृभूमि के बारे में जानते नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रीयता के बारे में, तो वो सच्चे प्रेमी नहीं है, वो सच्चे राष्ट्रप्रेमी नहीं है, अपितु वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों में आते हैं। पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई राष्ट्रीयता ही टिकाऊ होती है। वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन्हीं की राष्ट्रीयता टिकाऊ होती है। राष्ट्र का जो राष्ट्रीयता, ये यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। तो जो लोग इधर उधर की बातें करते हैं वो अपनी मातृभूमि के राष्ट्र प्रेमी नहीं होते, बल्कि वो केवल राष्ट्र प्रेमी वे होते हैं जो अपनी मातृभूमि से सच में जुड़े होते हैं। तो लेखक कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 अंगों से मिलकर बनता है, भूमि, जन और संस्कृति। जब तक किसी राष्ट्र के निवासी अपनी भूमि से परिचित नहीं होते तब तक उनमें मातृभूमि के प्रति प्रेम भी नहीं जागता। तो लेखक कह रहे हैं कि जब तक लोग अपनी मातृभूमि के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उनके दिल में उससे संबंधित प्रेम भी नहीं जागृत होगा। भूमि के स्वरूप की जानकारी होने पर ही उस भूमि के निवासियों में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है। तो अपनी भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही वहाँ के निवासियों को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। इसलिए लेखक उसकी राष्ट्रीयता को टिकाऊ मानता है जो पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, अन्यथा वह निर्मूल तथा अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। तो लेखक कह रहा है कि जो क्षणिक होती है वो अधिक दिन तक नहीं टिक सकती। सच्चे प्रेमी वही हैं जो अपनी मातृभूमि के बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, उन्हीं की राष्ट्रीयता टिकाऊ होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। तो लेखक कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी ज़्यादा गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव यानी हमारे राष्ट्र प्रेम, अनुराग ज़्यादा अंकुरित और पल्लवित होगा। जब तक किसी व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है तब तक उसमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। राष्ट्रीयता के भाव व्यक्ति के हृदय में जितनी गहराई तक व्याप्त होते हैं उसी अनुपात में उसमें राष्ट्रीय भावों का विकास भी होता है। तो लेखक का विचार है कि भूमि या पृथ्वी की समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं को जन्म देती है जो इस भूमि के साथ जुड़ा हुआ है तथा इसके प्रति भावात्मक संबंध रखता है। उसके हृदय में राष्ट्रीयता के भाव भी उतनी ही गहराई तक निहित रहते हैं। साथ ही राष्ट्रीयता की जड़ जितनी गहरी होती है उतना ही अधिक राष्ट्रीय भावना व्यक्ति के हृदय में पल्लवित होती है। तो वही बात आ रही कि जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि से ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा, वो ज़्यादा जानकारी रखता होगा, उसी के दिल में सच्चा प्रेम, सच्चा भाव ही उत्पन्न होगा। उसी के हृदय में राष्ट्रीयता के भाव में उतनी ज़्यादा गहराई भी होगी, साथ ही राष्ट्रीयता की जड़ भी ज़्यादा गहरी होगी। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपनी भूमि के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। इससे हम अपनी मातृभूमि के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे और उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा। तो लेखक कह रहा है कि हमें अपनी मातृभूमि से ज़्यादा परिचित होना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र प्रेम ज़्यादा बढ़े और जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रसंग, हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उसे अपनी माता समझे क्योंकि वह हमारा पालन पोषण करती है। पृथ्वी के प्रति या मातृत्व रखने पर ही पृथ्वी सच्चे अर्थों में हमारी मातृभूमि बनती है। तो हम जिस प्रकार भूमि पर निवास करते हैं, अपनी माता पिता को जिस तरह हम अपने माता पिता से प्यार निष्ठा रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी पृथ्वी के साथ भी वही मतलब कि भाव रखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी भी हमारा पालन पोषण करती, तो हमें भी उसे माता समझना चाहिए। पृथ्वी के प्रति यह मातृ भाव रखने पर ही पृथ्वी सच्चे अर्थ में हमारी मातृभूमि बनती है। तो लेखक कह रहे हैं कि इस भूमि पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह भूमि को अपनी माता समझे तथा स्वयं को उसका पुत्र माने। यह भाव विकसित होने पर ही इस मातृभूमि के प्रति स्नेह भाव जागृत होगा और हम मातृभूमि के प्रति कर्तव्य का पालन करने को सचेष्ट हो सकेंगे। इससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय भावों का विकास होगा। जन जन के हृदय में जब यह भाव पल्लवित होगा कि यह भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र, तभी सच्चे अर्थों में हमारे भीतर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी। लेखक इस सूक्ति में यही कहना चाहते हैं। तो लेखक कहना चाहते हैं कि भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यदि ये भाव अगर हमारे दिल में पैदा हो गया तो हम सच्चे राष्ट्रभक्त बन सकेंगे और हमारे हृदय में सच्ची राष्ट्र भावना भी उत्पन्न हो सकेगी।
यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ संबंध है। भूमि को माता समझने पर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा का पूज्य भाव जागृत होता है। परिणामतः हम इस मातृ भूमि के साथ भीतर तक गहराई साथ एक भावात्मक संबंध में बंध जाते हैं। या व्याख्या, यदि इस धरती को हम अपनी माता समझेंगे तो इसके प्रति प्रणाम मुद्रा में हमारा सिर उसी प्रकार झुक जाएगा जैसे जन्मदात्री माता के प्रति श्रद्धा से हमारा सिर झुकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि हम अपनी भूमि को अपनी माता समझेंगे तो उसी जिस प्रकार हम अपनी माता के आगे अपना शीर्ष झुकाते हैं, उसी प्रकार हम अपनी भूमि मातृभूमि के आगे भी अपने सर को झुकाएंगे। व्यक्ति के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति यह श्रद्धा भाव जितना अधिक होगा, उसकी मातृभूमि उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी उसी अनुपात में करेगा। यदि सारे देशवासी भूमि को अपनी माता मानकर उसके प्रति अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य का भलीभांति पालन करने लगे तो राष्ट्र, राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय भाव तीनों का विकास होगा और हम स्वयं को इस मातृभूमि के साथ एक अटूट संबंध में बंधा हुआ अनुभव करने लगेंगे। जीवन के विटप पुष्प संस्कृति, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति अक्सर एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। लेखक ने कहा, अलंकारिक शैली में संस्कृति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे सर्वाधिक उपयोगी माना, जिसके बिना राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि जीवन को एक वृक्ष मान ले तो संस्कृति इस वृक्ष पर विकसित होने वाला पुष्प मानी जाती है। वृक्ष का सारा सौंदर्य उसके पुष्पों पर निर्भर करता है। बिना पुष्प के वृक्ष की कोई शोभा नहीं। ठीक इसी प्रकार बिना जीवन में संस्कृति न होने पर भी लोग भी सार्थक उपयोगी नहीं माने जाते। संस्कृति विहीन जीवन वैसा ही है जैसे पुष्प रहित वृक्ष। यदि वृक्ष है उसमें कोई पुष्प नहीं हो तो उसको उस वृक्ष के पास कोई नहीं जाता। लेकिन यदि किसी वृक्ष में पुष्प है तो लोग देखते हैं कि किस तरह का पुष्प है। तो अतः संस्कृति जन समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। जिस प्रकार वृक्ष का सौंदर्य गौरव उसके पुष्पों पर निर्भर करता है, उसी प्रकार राष्ट्र का स्वरूप उसका चिंतन मनन उसकी संस्कृति में निहित है। लेखक ने इसी कारण राष्ट्र रूपी वृक्ष का पुष्प उसकी संस्कृति के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। लेखक का मत है कि संस्कृति का विकास ज्ञान और कर्म के समन्वय से होता है। मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस ज्ञान से तथा इसे प्राप्त करने के लिए किए गए कर्म से संस्कृति का विकास होता है। जब तक हम अपने सचित ज्ञान और कर्तव्य निष्ठता का पारस्परिक समन्वय नहीं करते तब तक संस्कृति का प्रकाश नहीं फैलता। व्यक्ति के ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही संस्कृति का विकास होता है, यही बताना लेखक का उद्देश्य है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें इस पृथ्वी को अपनी माता के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी राष्ट्र का सच्चा और सही स्वरूप में निर्माण हो सकेगा, तभी राष्ट्रीय प्रेम की भावना जागृत होगी, तभी राष्ट्रीयता का विकास होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।